कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सब ठीक है? ऑल ओके? ठीक है, चलो। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों और जानवरों को कैसे बचाना चाहिए। किससे? हमी से हमी को बचाना चाहिए। मतलब कि खुद ही सब कुछ तबाह करते हैं और खुद ही बचाना सीखते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। वही सब देखेंगे कैसे कैसे करते हैं, है ना? हम लोग तो नहीं करते, गवर्नमेंट लेकिन करते हैं बहुत सारे। तो देखते हैं कौन कौन क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, क्या क्या होता है, सब कुछ आज सबके बारे में जानेंगे। ठीक है? तो चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल के बारे में बताने का जरूरत नहीं है। कंजर्वेशन मतलब बचाना एक टाइप से, ठीक है? कंजर्व करके रखना रहता है उसको। तो जिसमें सबसे पहले बोला गया है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन जो है वो क्या होता है और इसके कॉजेस क्या क्या हैं, क्यों होते हैं ये सब चीज। ठीक है? सबसे पहले देखो, डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन हम लोग बहुत मतलब स्टार्टिंग से वो कर रहे हैं ना। जब हम लोग आदि मानव थे, है ना, क्या खाली हंटिंग और गैदरिंग करते थे, काटते थे, मारते थे, खाते थे, तब से हम लोग, जब से थोड़ा डेवलप शुरू हुआ तब से हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग को थोड़ा थोड़ा सा बुद्धि मिला, ज्ञान मिला, ठीक है, तो हम लोग क्या किए, पेड़ों का कटाई शुरू किए। वहां पर ही फिर कल्टीवेशन स्टार्ट किए, पेड़ का कटाई किए, खेती वेती जमीन मिला, खेती वेती किए, वहीं पर बगल में अपना घर बना लिया। ठीक है? वही स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो पर्पस क्या था? सबसे पहला पर्पस था कल्टीवेशन, दूसरा बिल्डिंग हाउसेस। ठीक है? फिर धीरे धीरे जितना डेवलप हुए और डेवलप होते तो होते फिर हम लोग फैक्ट्रीज बनाना शुरू किए, है ना? फिर और डेवलप हुए, मतलब कि उस समय डेवलप हो चुके, फैक्ट्री बनाने और कितना डेवलप होंगे यार। ठीक है? डेवलप हो चुके। तो उसके बाद हम लोग उसी लकड़ी का फर्नीचर और वुड्स वगैरह का फ्यूल वगैरह एज ए फ्यूल यूज करने लगे। फ्यूल्स तो उसी समय यूज करते होंगे। ठीक है? फर्नीचर अभी बनाना शुरू किए होंगे। ठीक है? ये सब उसके पर्पसेस थे। किसके? डिफॉरेस्टेशन के पर्पस। मतलब कि डिफॉरेस्टेशन कर दिया तो उसमें हम लोग को क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ये सब कर रहे हैं। ठीक है? ठीक, चलो। सम नेचुरल कॉजेस, कुछ नेचुरली भी होते हैं, सब हम इंसानी सबके लिए नहीं होते हैं। नेचुरल कॉजेस क्या होते हैं ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवर ड्रॉफ्स। मतलब कि हालांकि इसका भी रीजन एक टाइप से इंसान ही है। फॉरेस्ट फायर मतलब कि जंगलों में जो आग लग जाता है वो एक है। ठीक है? आग लग जाने की वजह से पूरा का पूरा जंगल साफ, है ना? हालांकि वैसा होता नहीं, फिर भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। और दूसरा है सूखा पड़ जाना। पानी, पूरा साल पानी ही नहीं गिरा, तो पानी नहीं गिरा तो यानी कि हम लोग इंसान को नहीं मिला तो पेड़ पौधों को नहीं मिलेगा, पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो बेचारे मर जाएंगे ना। तो वही सूखा पड़ जाना, सूख जाएगा पूरा हर चीज, पानी नहीं मिलेगा तो। ठीक है? समझ में आया डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, उसके कॉजेस क्या क्या है और नेचुरल कॉजेस क्या क्या है, ये समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये एक घना जंगल हुआ करता था कभी, अब इसे काट पीट के सफाया कर दिया गया, है ना? तो यहां पर ही बोला गया है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या क्या होता है, प्रॉब्लम क्या क्या होता है अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हो। तो आप क्या कोई भी करे तो उससे प्रॉब्लम होगा, सबके लिए कॉमन है। क्या क्या होता है? अरे ये एरो नीचे क्यों है बाबा, ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, समझ लो। 7 ठो लिखा हुआ है, बहुत सारे हैं, 7 भी, ये मेनली 7 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? क्या क्या है? इंक्रीज टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन। ऑब्वियसली तुम्हारा पेड़ पौधे काटते हैं तो हम लोग का सबसे पहले क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। कैसे कैसे होता है, क्या होगा, बहुत सारा आगे देख लेते हैं उस सब चीज को भी। ठीक है? कंटिन्यूअस रेनफॉल, आहा, अगर डिफॉरेस्टेशन करने से कंटिन्यूअस रेनफॉल होता तो बढ़िया है ना, खेती वेती बढ़िया होगा ना। देखो एक्चुअली में क्लाइमेट बिगड़ जाता है तो कंटिन्यूअस मतलब कि रेनफॉल ऐसा होगा तो बहुत भयानक होगा, नहीं तो सूखा पड़ जाएगा, है ना? तो इरेगुलरिटी मेंटेन, मतलब इरेगुलर हो जाता है, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होता। ठीक है? तो जब कंटिन्यूअस रेनफॉल होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बारिश होते रहेगा। सबसे पहले तो बाढ़ आने का टेंशन रहता है। उससे कम, अगर उससे थोड़ा सा कम भी हुआ तो क्या होता है,
सॉइल, मिट्टी का जो ऊपर का जो लेयर होता है ना, जिसमें मेनली न्यूट्रिशंस रहते हैं, ठीक है, जितने भी ऊपर के लेयर में ही मेनली मिट्टी का न्यूट्रिशन होता है, वो सब बह जाएंगे, तो सॉइल इरोजन होगा, है ना। तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस, सॉइल इरोजन होगा तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगा ना, ज्यादा अच्छे से खेती कर नहीं पाएंगे वहां पे हम लोग, ज्यादा अच्छे से उपजाऊ नहीं होगा खेती वहां पे, खेती करने के लिए कर ही कौन रहा है। बट एक प्रॉब्लम होता है ये चीज, चांसेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटिक इंक्रीजेस, मतलब कि वही बाढ़ बाढ़ आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तीसरा क्या है, डिजर्टिफिकेशन, मतलब कि डिजर्ट क्या होता है, बालू वाला जगह पूरा, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, पूरा वहां पर खेती होती कुछ नहीं होगा, डिजर्टिफिकेशन, जो फर्टाइल लैंड जो होता है वो डिजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड टू डिजर्ट्स। हालांकि पूरा बालू वाला डेजर्ट नहीं बन जाता, लेकिन फिर भी वहां पर फर्टाइल लैंड नहीं रहता, अब वो खेती करने के लायक नहीं रहा, ठीक है। बहुत ज्यादा बारिश हुआ, जंगल कहीं भी काटो, बारिश कहीं भी हो सकता है, मतलब कि उसके आसपास का या फिर पूरा एरिया में हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग तो बच्चा जानता होगा इसके बारे में, क्योंकि आजकल सब कोई गर्मी से प्रताड़ित है, गर्मी सबको लगता है, जो एसी में बैठे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन बाहर निकलोगे तब तो लगेगा ना चिलचिला के गर्मी, तो वो होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। मतलब कि अब देखो, हम लोग इंसान क्या है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन कौन देता है हम लोगों को, पेड़, है ना। पेड़ पौधे जितने भी हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, और हम लोग ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत बढ़ जाएगा। अब बढ़ गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ठीक है। पांचवा, कॉजेस ड्रॉप एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ऑब्वियसली सूखा पड़ जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सूखा पड़ जाएगा। छठा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, बारिश होगा तो वहां पर अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे ना, तो सॉइल का जो रहता है ना, मिट्टी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब वाटर को पकड़ नहीं पाएगा ज्यादा। एक्चुअली क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं ना, अगर वहां पेड़ पौधे हैं, वहां पर अगर पानी दोगे ना तो पानी को सोख लेता है पेड़ पौधा, और एक टाइप से मिट्टी को भी पकड़ के रखता है और पानी को भी पकड़ के रखता है। कौन, पेड़। मिट्टी को पकड़ के रखेगा आसपास का पेड़, ठीक है, तो मिट्टी सॉइल इरोजन नहीं होगा, बहेगा नहीं, मिट्टी को पकड़ के रखेगा पेड़ तो, और वही पानी पेड़ में एब्जॉर्ब हो जाएगा। पेड़ में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो पानी भी नहीं बहेगा, मिट्टी भी नहीं बहेगा, दोनों मस्त सेफ रहेंगे। पर अगर पेड़ ही नहीं रहा तो पानी भी बहेगा, मिट्टी भी बहेगा, सब निकल जाएगा, है ना। तो वही बोला है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल का, मिट्टी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो अदर प्रॉपर्टीज लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एटीसी चेंजेस, मतलब कि उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट चेंजेस मतलब क्या, खत्म हो जाएगा, बह जाएगा ना। बोला था ना, ऊपर का जो मिट्टी रहता है उसमें न्यूट्रिशन रहता है, पानी आएगा उसको बहा के ले जाएगा तो न्यूट्रिशन खत्म, ठीक है। टेक्सचर भी चेंज हो जाता है मिट्टी का, है ना। सातवां, हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स इफेक्ट, मतलब कि एनिमल्स जो होते हैं वो मेनली जंगल में रहते हैं, आसपास पेड़ पौधा वगैरह रहेगा। अब वो नहीं रहेंगे तो उसका आसपास का एनवायरनमेंट खराब हो गया, उसको अब रहने का जगह नहीं। अब हम लोग देखो जैसे कि यहां पर घर में रहते हैं, है ना, अब हम लोग के लिए घर वर सब तोड़ देगा, पूरा जंगल रहेगा, हम लोग क्या रहेंगे जंगल में रह नहीं पाएंगे ना हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से पेड़ काटेंगे, फिर से घर बना लेंगे। लेकिन जानवर, वो बेचारे क्या करें, वो तो पेड़ लगा नहीं सकते ना, वो तो अपना घर बना नहीं सकते ना, उनका घर क्या है, जंगल, पेड़ पौधे, वो नहीं बना सकते। तो वही चीज है, हैबिटेट्स जो है, मतलब कि एनिमल्स का आसपास का एरिया, मतलब कि उनका जो एनवायरनमेंट जैसा उनको चाहिए, जो उनका घर है एक टाइप से, वो खत्म हो जाता है। तो वो क्या करेंगे, शहरों की तरफ भागेंगे, हमारी तरफ आएंगे, और शेर बाघ भालू चीता आएंगे तो खा जाएंगे, और उनसे बड़े जानवर तो हम खुद हैं, साला हम ही लोग उन लोगों को मार देंगे, वही हो जाता है। तो हैबिटेट्स अगर खत्म हो जाता है एनिमल्स का, है ना, तो वो लोग बहुत डेंजर में आ जाते हैं, उनका बोलते हैं ना विलुप्त होने के कगार पे हैं वो लोग। विलुप्त को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आगे देखते हैं। चलो समझ में आया, ये 7 पॉइंट्स हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। देखो, तो ये सारा प्रॉब्लम्स हम लोग को पता चला कि फॉरेस्ट जो है
डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से कितना सारा प्रॉब्लम्स होता है, कितने आसपास बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश करेंगे, फिर वाइल्ड लाइफ जो तुम्हारा जानवरों का, एनिमल्स का जो हैबिटेट्स हैं उनको बचाएंगे, तभी तो एनिमल्स बचेंगे, नहीं तो कहां से बचेंगे। तो उसके लिए क्या होता था, होता क्या था, हो रहा है इन पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत सारे रिजर्व्स वगैरह बना गया। एक टाइप से पहले होते थे जंगल, अभी होते हैं रिजर्व्स, तुम्हारा नेचुरल पार्क्स, फिर तुम्हारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब जितने भी है ना एक टाइप से जंगल ही है, जहां पर जानवरों को और आसपास के पेड़ पौधों को, वहां के पर्यावरण को सेफ करके रखा जाता है। पहले थे कि जब जंगल थे बहुत ज्यादा, इंसानों को सेव करके अच्छे से घर में बंद करके रखा जाता था। अब जंगलों को बचाया जाता है, पूरा का पूरा जंगलों को बचाया जाता है। किनसे? हम सबसे बड़े जानवरों से, है ना। मैं नहीं बाबा, बाकी लोग, मेरे को मत बोलना। चलो ठीक है। तो इन पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके बारे में थोड़ा सा दिया है कि पंचमरी बायो रिजर्व में जो है ना सबसे बड़ा एक टाइप से बोल सकते हो, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स। मतलब इसका कहने का मतलब है कि यहां पर इतने सारे और ऐसे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं कि तुमको हिमालय का सबसे टॉप में जो है ना, पूरे चोटी में, वहां के भी मिल जाएंगे, और वेस्टर्न घाट के सबसे नीचे में जो है, पूरा नीचे में, वहां के भी मिल जाएंगे। ठीक है, बोलते हैं ना सबसे ऊंचा जो है हिमालय पर्वत है, ठीक है, और वेस्टर्न घाट का सबसे नीचे, वेस्टर्न घाट वही भी एक पर्वत है, ठीक है, वेस्टर्न में है, वेस्ट में है, तो उसका सबसे नीचे वाला सब कुछ मिलेगा यहाँ पे एक टाइप से, इसका कहने का मतलब है। ठीक है, कहां पे? इन पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, द गवर्नमेंट लेस डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। ऐसे हम लोग को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड लाइफ यानी क्या, एनिमल्स, उनको कैसे बचाया जा सके। तो गवर्नमेंट्स उसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाया है, जिसमें से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं किसको, वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट वगैरह को। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन मेथड वगैरह, तो उसी के थ्रू जंगलों को अब वो पार्क वगैरह में बांट दिया है। पार्क मतलब वो नहीं जो तुम लोग घूमने जाते हो, नेशनल पार्क, जहां पर ही, और एक टाइप से जंगल ही है वो, बट वहां पर जाना रिस्ट्रिक्शन है, जाने के लिए मनाही है, वहां पर जा नहीं सकते, बहुत कम ही जा सकते हो, कुछ कुछ एरिया में है, वो देखेंगे आगे कैसे कैसे किसमें कितना अलाउ है, कितना नहीं है, वो सब चीज। ठीक है, तो वही है, उस सब के लिए भी रूल रेगुलेशन बनाया गया। जानवरों को आप हार्म नहीं कर सकते, पेड़ पौधे काट नहीं सकते, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उस जमाने में, या अभी भी बोल सकते हो, हमारे लिए था कंजर्वेशन पार्ट हमारा घर, किसी तरह हमारे घर तक पहुंच जाओ, जानवर हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब जानवरों को बोलते हो उनके लिए घर बनाओ, उनको रखो, नहीं तो हम उसको नुकसान पहुंचा देंगे। कौन बोला? हम सब बोलते हैं। तो उनके लिए उनका घर क्या है, एक टाइप से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए, उन लोगों के लिए बनाया कि ऑलरेडी था, उसको कवर कर दिया खाली। ठीक है, फिर नेशनल पार्क्स वगैरह बनाया गया, फिर बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह बनाया गया, ताकि इन एरियाज में रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जैसे कि वहां पर ह्यूमंस का एक्टिविटी वगैरह अलाउ नहीं रहता, वहां कोई खेती बाड़ी वगैरह नहीं कर सकता, हंटिंग नहीं कर सकता, पोचिंग वगैरह नहीं कर सकता, गैदरिंग वगैरह वो सब देखते हैं आगे, वो सब चीज नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें उसमें। ठीक है, तो वही दिया गया है, प्लांटेशन, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड। इन सभी एरिया में कुछ कुछ अलाउ रहता है, कुछ कुछ पार्ट्स वगैरह में। ठीक है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो प्लांटेशन वगैरह मतलब क्या, बोलोगे प्लांटेशन तो अलाउ होना चाहिए, पेड़ पौधे लगा रहे तो अच्छा है ना बाबा, पेड़ पौधे लगा रहे हो, बोलोगे मैं खाऊंगा, मैं आम का पेड़ लगाया हूं, वो मेरा, मैं खाऊंगा, वैसा अलाउ नहीं रहता, पेड़ पौधा नहीं लगा सकते तुम। ठीक है, प्लांट के अंदर, वहां पर ही अंदर जाके वैसा नहीं है। कल्टीवेशन वगैरह, खेती करने बैठोगे वहां पे, वहां बोलोगे मैं तो पौधा उगा रहा हूं, मैं उगा रहा हूं, अच्छा है ना, इसी से तो ऑक्सीजन मिलेगा। हाँ बेटा, यही करने के लिए आए हो, बोलेगा चलो निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, बोलेगा। ठीक है, ग्रेजिंग यानी कि वहां पर ही खेती बाड़ी, क्या अपना गाय गोरू को, चरवाहा को लेके गए हो, वहां पे पता चला शेर आया, उठा के ले गया, वो सब। फेलिंग ट्रीज, हंटिंग, ये सब कुछ भी वहां पर ही
मतलब कि कुछ लिमिटेड में रहता है। चलो देखो, तो मेनली हम लोग जानेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, ठीक है, नेशनल पार्क्स के बारे में और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, ठीक है। इन्हीं से तुम लोगों का मोस्टली क्वेश्चंस वगैरह भी आएगा। देखते हैं क्या क्या है वो। एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट्स, मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तीनों में से सबसे छोटा बोल सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो एक टाइप सबसे पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें स्पेशली फोकस किया जाता है सारे जानवरों के ऊपर, ठीक है। वहां पे जानवरों को पूरा अच्छे से मतलब कि रखा जाता है और उनके हैबिटेट्स लाइक वहां के पेड़ पौधों को भी, पेड़ पौधों पे फोकस नहीं किया जाता, फोकस किया जाता जानवरों पे, बट पेड़ पौधों को भी ऑब्वियसली पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जानवर कहां से रहेंगे, वो तो भाग जाएंगे ना, उनके लिए भी तो पेड़ पौधे चाहिए ना रहने के लिए, क्योंकि वही उनका घर है। तो पेड़ पौधों को अच्छे से वहां पर रखा जाता है और जानवरों को वहां पे बचा के रखा जाता है। पूरा फोकस किस पे जाता है यहाँ पे, जानवरों पे, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचुरी मतलब होता है एक सेफ प्लेस, ठीक है, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। उसके बाद है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस। देखो नेचुरल पार्क एक्चुअली जो होता है इसमें वाइल्ड लाइफ को तो सेफ्टी दिया जाता है, साथ में वहाँ के आसपास के रिसोर्सेस वगैरह जो होते हैं उनको भी सेफ्टी दिया जाता है। प्लस में हमारे हिस्टोरिकल एविडेंस वगैरह बहुत सारे होते हैं, जैसे कि गुफा होंगे, केव पेंटिंग्स वगैरह होंगे, या फिर पुराने ज़माने के जो सामान वगैरह रहते हैं उन सभी को भी वहाँ पर ही प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है, नेचुरल पार्क में। तो यहाँ खाली वाइल्ड लाइफ यहाँ पर ही बढ़ गया, क्या क्या, वाइल्ड लाइफ, साथ में आसपास का नेचर का हैबिटेट्स वगैरह उसको, प्लस में तुम्हारा इसमें ये क्या बताओ हिस्टोरिकल एविडेंस वगैरह, समझ में आया। तीसरा जो है तुम्हारा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है, मतलब कि इसके अंदर होते हैं तुम्हारे एक टाइप से सारे नेचुरल पार्क, सारे नहीं, एक ठो दो ठो नेचुरल पार्क हो जाएंगे, दो ठो चार ठो बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे, ऐसे टाइप के होते हैं, ठीक है। सॉरी बायोस्फीयर बोल रहा हूं, दो ठो चार ठो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो जाएंगे, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल्स रिसोर्सेस, एनिमल रिसोर्सेस एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। यहां जो होते हैं ट्राइबल्स भी पाए जाते हैं, ट्राइबल्स भी रहते हैं, उनको भी बचाया जाता है, उनके कल्चर्स वगैरह को भी बचाया जाता है। ट्राइबल्स वही जो जंगलों में हुला हुला करते हैं उस टाइप के, लेकिन अभी वैसा नहीं होता, ठीक है। अभी वो लोग भी बहुत मॉडर्न हो चुके होते हैं, जाके देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है। चलो, क्योंकि उनके भी तो बाल बच्चे जाते होंगे शहरों में पढ़ने के लिए, देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। तो मोस्टली तो आप लोगों को बता ही दिया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता क्या है, लाइक रिजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को रिजर्व करके रखा है, बचा के रखा जाता है, ठीक है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। प्रोटेक्शन देता है और एक सुटेबल लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करता है। मतलब सुटेबल लिविंग कंडीशन क्या मतलब कि पेड़ पौधे उन लोग को रहना चाहिए, पेड़ पौधा काटने नहीं देता वहां पे, समझ में। ये होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर ग्रेजिंग बाय देयर लाइफ स्टॉक्स, ठीक है, ग्रेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, फायरवुड्स एटीसी। मतलब कि देखो नॉर्मली बाकी जगह में हम लोग देखेंगे ये सब कुछ अलाउ नहीं है, बट यहाँ पे मतलब कि बकरी, भेड़ बकरी, गाय वगैरह चराना ठीक है, चरा लो भाई। तुम्हारा कलेक्शन ऑफ मेडिकल प्लांट्स वगैरह कुछ अभी भी वहाँ पर ही मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स वगैरह होते हैं जो कि एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो सब को यूज़ करना मतलब कि तोड़ना वगैरह अलाउड है। कुछ लकड़ी वगैरह ऐसे जंगल काटना अलाउ नहीं है कि पेड़ काट दिए ले आए। ऑब्वियसली बहुत सारा सूखा सूखा पेड़ वगैरह होगा या फिर सूखा लकड़ी वगैरह उसमें गिरा होगा, वो सबको लेके जा सकते हो, ठीक है। पेड़ काटना तो कहीं भी अलाउ नहीं है, बट फिर भी काट लेते हैं। अब आसपास खुद का ज़मीन है, वहाँ पर एक है, उसको घर बनाना तो काटना ही पड़ेगा। लेकिन जितना है अच्छा है, मत काटो बाबू, जितना पेड़ पौधे उतना अच्छा है, ठीक है। तीसरा, किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। इन प्लेसेस में
इन प्लेसेस में क्या, कहीं पे भी तुम जानवरों को मारोगे या फिर उसका शिकार वगैरह करोगे, कुछ भी करते हो, तुमको बहुत मतलब कि स्ट्रिक्ट रूल है कि उसको तुम नहीं कर सकते, मतलब तुमको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, कौन देगा पनिशमेंट? हमारा लॉ, हमारे गवर्नमेंट, है ना। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक एलिफेंट, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस etc आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बहुत सारे जानवर, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, इनका नाम उतना कोई जरूरी याद करने का जरूरी नहीं है, जो भी जानवर आएंगे सब इसी के अंडर आएंगे मोस्टली, और क्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेशनल पार्क। ठीक है, क्या देखेंगे? नेशनल पार्क। पहले देख लिया हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लिए, अब हम लोग नेशनल पार्क देखते हैं। नेशनल पार्क में क्या होता है? दिस रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। जैसे कि मैंने बताया कि वाइल्ड लाइफ में क्या होता है, सिर्फ जानवरों को प्रोटेक्शन दिया जाता है, मोस्टली, मेनली बोल सकते हो। ठीक है, उनके हैबिटेट्स को बचा के रखते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, इसमें फ्लोरा, फोना और लैंडस्केप और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, ये चार ठोको मेनली याद रखो। फ्लोरा फोना क्या होते हैं? फ्लोरा जो उस स्पेशली एक एरिया में स्पेसिफिक प्रजाति का पेड़ पौधा वगैरह जो होता है उसको बोलते हैं फ्लोरा, और स्पेसिफिक एरिया में वहां स्पेसिफिक प्रजाति का तुम लोगों का एनिमल्स वगैरह जो होता है उसको बोलते हैं फोना। फ्लोरा फ्लावर रिलेटेड टू तुम्हारा पौधा वगैरह, पेड़ पौधा। ठीक है, फोना मतलब होता है जानवर। तो जानवर जो होते हैं स्पेसिफिक जानवर, ठीक है, जो वहीं पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, वो क्या विलुप्त होने के कागार वगैरह में हो जाते हैं ना, विलुप्त वगैरह हो जाते हैं, इसलिए उनको वहां पर ही सिक्योरली रखा जाता है कि बाबा तुम कम हो, अच्छे से रहो, अच्छे से काम अपना करो, आराम से खाओ पियो रहो। ठीक है, तो फ्लोरा फोना को भी वहां पर प्रोटेक्ट किया जाता है। फ्लोरा फोना समझ में आया? फ्लोरा मतलब स्पेसिफिक क्या बोलते हैं उसको, ट्रीज वगैरह या फिर पौधा वगैरह जो कि वहीं पे पाया जाता है। फोना मतलब होता है स्पेसिफिक एनिमल्स जो कि सिर्फ वहीं पे पाया जाता है, प्रजाति बोल सकते हो। ठीक है, लैंडस्केप वहां का आसपास का झील, झरना, पानी वगैरह बहुत बड़े बड़े जगह जब जो होते हैं उनको भी बचाया जाता है। ठीक है, एनवायरमेंट बोल सकते हो। हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स जो कि मैंने बताया, तुम्हारा हिस्ट्री का जो एविडेंस वगैरह होते हैं, लाइक तुम्हारा गुफा वगैरह हैं, केव पेंटिंग वगैरह है, वो सब चीज। ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं वहां पे। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्टिंग ऑफ फायरवुड, मेडिकल प्लांट्स etc आर नॉट अलाउड। देखो वहां पे क्या था, ग्रेजिंग अलाउ था, कहां पे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, बाकी सब अलाउ नहीं था, ग्रेजिंग अलाउ था, तुम्हारा फायरवुड कलेक्शन अलाउ था, मेडिकल प्लांट्स अलाउ था, बट यहां पर कुछ नहीं है बाबा। ठीक है, बिल्कुल अलाउ नहीं है, ग्रेजिंग चराना अलाउ नहीं है, पोचिंग इलीगल, हंटिंग जिसको बोलते हैं, पोचिंग मतलब क्या करते थे ना, हाथियों वगैरह को मार देंगे, उनका दांत वगैरह बहुत कीमती बिकता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेल होता है। तुम्हारा चंदन का लकड़ी तो अभी देखेगा पुष्पा मूवी, चंदन वगैरह लकड़ी को काट के ले जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारा रहता है। तो ये सब हाथियों को मार उड़ के जो हंटिंग करके जो उनका दांत बदल जाता है तो पोचिंग के अंडर में आता है। ठीक है, इलीगल हंटिंग उसको बोलते हैं। और नॉर्मल हंटिंग मतलब क्या, किसी को मार दिया, मतलब कि लाइक पक्षी वगैरह उड़ रहे हैं उनको मार दिए, कभी शौक के लिए मार दिए। ठीक है, इन सब चीजों का भी अलाउ नहीं है। समझ में आया? कुछ भी अलाउ नहीं है बाबू यहाँ पे। सतपुरा नेशनल पार्क, हाँ वहां पे थोड़ा मोड़ा देखो, वैसे तो वहां पर ही ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ अलाउ नहीं है, वहां घूमना फिरना भी अलाउ नहीं है, बट टूरिज्म वगैरह के लिए ये ऐसे, या फिर तुम्हारा रहेगा, देखते होगे कि गाड़ी, बंद गाड़ी वगैरह रहेगा। ठीक है, पूरा कवर्ड रहेगा गाड़ी वगैरह, व्हीकल्स, उसमें आप जा सकते हो, वहां पर कुछ सर्विस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है टूरिज्म वगैरह के लिए। ठीक है, कुछ ही पूरा नहीं कि भर भर के जाओ घूमो फिरो, सारा एक टुट शेर आएगा पूरा तबाही मचा देगा। सतपुरा नेशनल पार्क, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन द फॉरेस्ट। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा वहां पे लकड़ी वगैरह मिलता है, फाइनेस्ट रहता है, बहुत अच्छा रहता है।
ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क में। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा कटाई वटाई करके ले आओ। एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट, वाइल्ड बफलोज एंड बारासिंगा वेयर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये सब पूछता नहीं है कौन कौन मिलेगा नहीं मिलेगा। अब देखो, रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क, ये पूछ सकता है, याद रखना। रॉक शेल्टर्स, ठीक है, गुफा। These are evidence of prehistoric human life in this जंगल। पहले था वो जंगल, अब बन गया वो नेशनल पार्क, ठीक है। उसी नेशनल पार्क में, मतलब कि उसी जंगल में पहले रहते थे कौन, हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है उससे हम लोग, हमारे जो पूर्वज जो रहते थे, मतलब कि जो हंटिंग गैदरिंग करते थे, क्या बोलते हैं उसको, वन मानुष टाइप, है ना, वन में रहने वाले प्रजाति। तो रॉक पेंटिंग वगैरह भी उसमें देखने को मिला है। आर फाउंड इन दिस शेल्टर्स, अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल 55 रॉक शेल्टर्स मिला है, कहाँ, पचमरी बायोस्फीयर यहाँ पे नेशनल पार्क में ना, बायोस्फीयर रिजर्व, पचमरी बायोस्फीयर, वो बायोस्फीयर भी है, बायोस्फीयर के अंदर भी नेशनल पार्क है। वहाँ पर पचमरी में तुम्हारा शायद एक ठो नेशनल पार्क है और 2 ठो की 3 ठो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, देखेंगे आगे है शायद उसके बारे में। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स में ट्राइबल्स स्टिल lie इन द एरिया। मतलब कि वहां पर पेंटिंग वगैरह जो मिला है, मतलब कि उस रॉक से रॉक केव जो है, रॉक का जो बना हुआ वहां पे है, ठीक है, उनमें से बहुत सारा चीज देखने को मिलता है, जैसे कि फिगर्स मिलता है जो मैन का, फाइटिंग का है, और क्या क्या है, हंटिंग है, डांसिंग है, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब का पेंटिंग वगैरह वहां पे बना हुआ है, ठीक है। वही सब चीज हम लोग को देखने को मिलता है वहां पर। मे भी वहां पर ट्राइबल्स अभी भी रहते हैं, बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बारे में कौन नहीं जानता, प्रोजेक्ट टाइगर मतलब क्या, टाइगर का एक टाइप से विलुप्त होने का कगार पे है, बहुत कम बचे हैं, ठीक है। हम लोग जाते हैं उनको मार देते हैं, इसीलिए वो विलुप्त होने का कगार पे, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया कि बाबा हमारे नेशन में, हमारे कंट्री में किसी तरह उनको बचा के रखा जाए किसी भी तरह। तो उसके लिए लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, प्रोजेक्ट टाइगर का, टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। टाइगर का पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, उसका आसपास का एनवायरमेंट को, उसका सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए हम लोग ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है, सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है यूनिक है बिकॉज सिग्निफिकेंस इन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन हेयर। मतलब कि मोस्टली हर जगह क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, ठीक है, मरते जा रहे हैं बेचारे, वहां पे इंक्रीज हो रहा है, तो अच्छा है ना, इसीलिए ये स्पेशल है। कौन सा, सतपुरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बोला गया है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। चलो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी देखा जाता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब पता है क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं हूँ, इंसान हूँ, है ना, और कुछ नहीं आसपास, यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है, कुछ है ही नहीं, एक तरह से मैं हूँ, ठीक है। आसपास थोड़े से मेरे आसपास बिल्लियाँ बहुत रहते हैं, है ना, मस्त क्यूट क्यूट बिल्ली के 2 बच्चे भी थे, भाग गए, हम लोगों ने भगा दिया। यहीं पे क्या क्या साला चूहा कबूतर वूतर ला के यहाँ पे खा लेते थे, आसपास गंदा कर देते थे, तो भगाया तो नहीं, उसके मम्मी को थोड़ा सा हम लोग धमका दिए, वो अपने बच्चे को लेके चली गई। अब उसके मम्मी खाली आती है डेली हमारे पास, हम लोगों ने उसके लिए थोड़ा सा कैट फूड ला के रखा है, उसकी मम्मी आती है, खाती है, चले जाती है, उसके बच्चों को लेके नहीं आती, छोड़ो कोई बात नहीं। तो वैसे बिल्ली आ गए, थोड़े कुत्ते आ गए, थोड़े आसपास छिपकली आ गए, थोड़े से कीड़े मकोड़े आ गए, तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ गया। मतलब कि यहाँ पर एक से अधिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो तो भरे पड़े इतने हैं कि देख भी नहीं सकते, तो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं। तो जैसे कि बढ़ते जाएगा, फिर आसपास थोड़ा सा पेड़ पौधे आ गए, ठीक है ना, तो ऐसे करके थोड़ा सा झरने आ गए, लैंड फॉर्म्स वगैरह आ गए, तो ये बायोडाइवर्सिटी बढ़ गया हम लोग का। तो समझ में आया, बायोडाइवर्सिटी मतलब कि अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट बायो बोल सकते हो, ये है ऑर्गेनिजम्स हैं,
एक जगह पे। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ना, उन सबको बचाता है, आसपास जितने भी हैं सबको बचाएगा वो बायोस्फीयर रिजर्व्स में, ठीक है, हर चीज को। तो वही बोला गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरिया मीन्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब समझ में आया, अलग अलग रहेंगे प्रजाति के, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली फाउंड इन एन एरिया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर वगैरह जो होते हैं, पूरा जो खाली आंखों से नहीं देखा जा सकता, अब उनको तो प्रोटेक्ट कर नहीं पाएगा ना, वो तो खुद ऐसे इतने छोटे हैं कि वो दिखाई भी नहीं देंगे। तो ऑर्गेनिजम्स एक टाइप से बोल सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या ही ये लोग बचाएंगे यार, पता नहीं, छोड़ो, लिखा हुआ तो है तुम्हारे एनसीईआरटी में। हाँ, द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी इन द सेंस कि वो आसपास का कल्चर को भी प्रोटेक्ट करता है। बायोस्फीयर रिजर्व में आसपास मतलब कि तुम्हारे जो ट्राइबल लोग रहते हैं ना, जो हुलाला वगैरह करते हैं, है ना, वो लोगों को भी बचाता है। उन लोगों को भी, किसी को मतलब कि बाहर से जो बहुत सारे लोग आते हैं उनको ऊपर अत्याचार वगैरह करते हैं, उनको अपना घर से भगा देते हैं कि हम लोग यहाँ पे प्लांट बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब जैसे मूवीज़ वगैरह में देखते हो, वो सब भी नहीं होने देता गवर्नमेंट, ठीक है। मूवीज़ में जो देखते हो वो सारा इलीगल है, समझ में। द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व्स कंटेन्स वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमरी। मैंने बोला था पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है एक, ठीक है, वहां पर एक नेशनल पार्क है, बहुत बड़ा है पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, मान लो ये है बहुत बड़ा पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें एक नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है, ऐसा टाइप का है। इतना भी बड़ा नहीं होता, मतलब कि इतना भी छोटे नहीं होते ये लोग, थोड़ा बड़े ही होते हैं। ये है तुम्हारा बायोस्फीयर रिजर्व्स का, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिफरेंसेस है उनके बारे में, क्या क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया के अकॉर्डिंग स्मॉल होते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लार्ज होता है, ये उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा लार्ज होते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया आप लोगों को, ठीक है। प्रोटेक्ट ओनली वाइल्ड एनिमल्स, प्रोटेक्ट कंप्लीट इकोसिस्टम, ठीक है, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, वो आसपास का इको सिस्टम बना था, वो हर चीज को बचा लेता है ना। मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज, वहां प्राइवेट एजेंसीज को भी दे दिया जाएगा कि आप संभालो, ठीक है, हमको बस सेफ चाहिए ये लोग, ठीक है। कंट्रोल बाय ओनली गवर्नमेंट, ये भी कंट्रोल बाय ओनली गवर्नमेंट, इसको सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है, आसपास के प्राइवेट एजेंसीज कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। बाउंड्रीज कैन चेंज, ठीक है, बाउंड्रीज को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, घटाया तो नहीं जाता है लेकिन मोस्टली बढ़ाया ही जाएगा, ठीक है। बाउंड्रीज कैन चेंज, बाउंड्रीज आर फिक्स्ड, इसका बाउंड्रीज फिक्स होता है। देखो इसमें ना 3 ठो होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, 3 एरियाज होते हैं, ठीक है, बोल सकते हो ये 1 2 3। सबसे मिडिल वाले को जो बोलते हैं हम लोग कोर एरिया बोलते हैं, कोर। इसका नेक्स्ट वाले को बोलते हैं बफर, और इसको क्या बोलते थे भूल गया मैं, कोर बफर, छोड़ो नाम भूल गया इसका मैं। तो कोर में ना बिल्कुल अलाउ नहीं होता, किसी का पूरा रिस्ट्रिक्शन रहता है, वहां पर कोई जा ही नहीं सकता, ऐसा टाइप का। बफर एरिया जो है वहां पर ही आप लोगों को थोड़ा मोड़ा ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होता है, जैसे कि आप स्टडीज के लिए रिसर्च वगैरह करने जा रहे हो, कुछ थोड़ा मोड़ा घूमने जा रहे हो, वहां पर प्रोटेक्टेड के साथ, ऐसे नहीं, ठीक है, ये सब छोटा मोटा चीज के लिए दिया जाता है अलाउ। और यहाँ पर ही जो सबसे लास्ट में रहते हैं वहां पर ट्राइबल एरियाज रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइबल एरियाज, मतलब मोस्टली वहां पर ही लिविंग वगैरह सब कुछ अलाउ रहता है, बट वहां पे भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस रहता है कि आप किसी अंदर जाके किसी जानवर को नहीं मार सकते, कोई बाहर आ गया उसको भी नहीं मार सकते, वहाँ के पेड़ पौधे को काट नहीं सकते, वो सब चीज़ भी, ठीक है। वहाँ खेती बाड़ी वगैरह वो लोग करते हैं, ट्राइबल्स क्या है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, वहाँ पर क्या करेंगे, अब वहाँ तो फैक्ट्रीज वगैरह है नहीं कि वहाँ पर काम करेंगे, कुली मजदूरी करेंगे, ठीक है। तो बोला जाता है, बोला गया है सच में है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको तुम बढ़ा के नेशनल पार्क कर सकते हो, उसका एरियाज वगैरह बढ़ गया, वहां पर मान लो जानवरों का पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लगा है ना, वहां पर पेड़ पौधे बहुत अच्छे से उगने लगे, आसपास बहुत बढ़ने लगा, तो उसको क्या करेगा, नेशनल पार्क घोषित कर देगा और बोलेगा जो प्राइवेट, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी, बाबू चलो पहली फुर्सत से निकलो, अब हम लोग इसको संभालेंगे, बोलेगा गवर्नमेंट, ठीक है। नेशनल पार्क
और बड़ा हो गया, मान लो नेशनल पार्क में ऐसा कुछ हुआ और बहुत बड़ा बड़ा हो गया उसमें, तो बोलेगा चलो इसको बायोस्फीयर रिजर्व कर देते हैं, फिर ये आ जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में, ठीक है। बट बायोस्फीयर को नेशनल पार्क और नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते हो बेटा तुम, ये फिक्स्ड है, समझ में आया। हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, डिग्रेड नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फ्लोरा एंड फोना। मैंने ऑलरेडी तुमको बताया फ्लोरा और फोना क्या होता है, देखो वही लिखा हुआ है यहां पे, सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टाइपिकली बिलोंग टू अ पार्टिकुलर एरिया, ठीक है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फोना रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उस पार्टिकुलर एरिया का जो स्पेसिफिक प्लांट्स वगैरह होते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरा, और जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं फोना, उस पार्टिकुलर एरिया का। ये कुछ दिया हुआ है फ्लोरा फोना के बारे में, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फेरेंस, अर्जुन कौन है बे, पता नहीं कुछ होगा वहाँ, ETC, इतना तो हमको भी पता नहीं है कि कौन कौन सा फ्रूट्स होते हैं, कौन कौन सा प्लांट्स होते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट्स होते हैं। आर फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, etc आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फोना ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ फ्लोरा एंड फोना के बारे में दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एंडेमिक स्पीसीज। अरे बाप रे, आहा बेचारा, देखो कितना मासूम सा चेहरा है, देख के तो डर लगेगा। इमेजिन करो चपक गया तुम्हारे गले पे, ये है कौन एक्चुअली मुझे तो पता नहीं, लेकिन देखने से लगता है बहुत डेंजर होगा। ये बेचारा बहुत मासूम से है, मार बच्चा, कितना प्यारा सा लग रहा है ना। ये कुछ एंडेमिक स्पीसीज है जो कि विलुप्त होने के कागर पे है। विलुप्त होने का मतलब समझ रहे हो, अब ये बहुत कम ही बचे हुए हैं। जानवर, इंसान बोलो, जानवर भी मार देते हैं कोई कोई, लेकिन मोस्टली इंसान से खतरा रहता है, इंसान वगैरह भी इन लोगों को मार देते हैं, तो बचते नहीं है लोग, विलुप्त होने का कागर, तो इनको बचाना है, ठीक है। तो एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स के भी होते हैं एनिमल्स के भी होते हैं, विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। उसी एरिया में मोस्टली पाए जाते हैं और वहां पर विलुप्त होने के कागर में, दूसरे एरिया में नहीं मिलेंगे। जस्ट लाइक वहां का हैबिटेट्स उनके लिए अच्छा है, वहीं पे वो लोग प्रजनन वगैरह और ब्रीडिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे वो लोग ग्रो कर सकते हैं, वहीं पे वो लोग रह सकते हैं, दूसरे एरिया पे नहीं रह पाएंगे वो लोग। एग्जाम्पल्स है, साल एंड वाइल्ड मैंगो आर टू फ्लोरा एंड बिसन, इंडियन जाइंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फोना ऑफ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमरी के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज जो होता है एक लाइक हम लोग इंसान है, हम लोग भी एक स्पीसीज है, हम लोग ब्रीडिंग किसी और के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। इंसान के साथ ही ब्रीडिंग कर सकता है, और वैसे ही तुम्हारा हम लोग का जो नेचर है एक जैसा ही होगा, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ी ना कुत्तों के चार पैर में चलने लगेंगे कि भौंकने लगेंगे, वही सब चीज है। इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटर ब्रीडिंग, मतलब कि वो लोग एक दूसरे से ही ब्रीडिंग कर सकते हैं, किसी और के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा कॉमन होगा, नॉर्मल कोई भी जान रख सकता है। स्पीसीज हम लोग एक स्पीसीज है, इंसान एक स्पीसीज है, कुत्ते डॉग्स वो एक स्पीसीज है, कैट्स वो एक स्पीसीज है, सोच लो पूरा का पूरा कैट्स, समझ में। चलो रेड डाटा बुक, कहां छुप गया बेचारा, आओ थोड़ा सा अंदर आ जाओ, आजा, नहीं आया, अब आएगा, हाँ चलो। रेड डाटा बुक क्या होता है, सिंपल सा एक बुक है, ठीक है, जिसमें रिकॉर्ड्स वगैरह रखा जाता है, कौन सा तुम्हारा एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, मतलब कि जिनको खतरा है, विलुप्त होने के कागार पे है, उनको बचाओ। जिसने तो जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए ना, और भी बहुत सारे विलुप्त हो गए हैं एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह, वो भी विलुप्त हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे, खत्म हो जाएंगे, पूरा अर्थ से खत्म हो जाएंगे, है ना। रेड डाटा बुक क्या, इट इज द सोर्स बुक,
विच कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेमिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनिज्म। इंटरनेशनल एक ऑर्गेनिज्म है जो पूरा इंटरनेशनल पूरा वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स वगैरह ये हैं सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है तुम लोगों का रेड डाटा बुक में। और इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया अलग से एक रेड डाटा बुक मेंटेन करता है जो कि जिसमें रिकॉर्ड्स है इंडिया के अंदर कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे कि तुम्हारा चाइना में पांडास मिलते हैं, है ना, अब इंडिया में तो मिलते नहीं है ना, तो इंडिया का रेड बुक में तो नहीं रहेगा पांडा, बट वर्ल्ड का जो रेड बुक है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन एक मेंटेन करता है पूरा वर्ल्ड का, उसमें मिलेगा। समझ में? चलो, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? कोई भी जगह से दूसरा जगह चले जाना, एक टाइप से माइग्रेशन बोलते हैं। अपना जगह को छोड़ के दूसरा जगह चले जाना, उसको बोलते हैं एक टाइप से माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन जो होता है बर्ड्स में देखा जाता है। बर्ड्स के लिए जब क्लाइमेट चेंज होता है, कहीं किसी को गर्म जगह में रहता है, मोस्टली पानी वगैरह चाहिए होता है ना सबको, तो कहीं एरिया बहुत ठंडा हो जाता है या फिर एरिया बहुत गर्म हो जाता है। जिन बर्ड्स को गर्म एरिया से ठंडा एरिया में जाना रहता है वो लोग माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, वही है, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज every year during a particular time because of climatic change। एक particular टाइम आता है, उस वक्त वो लोग वो एरिया को छोड़ के दूसरा एरिया में माइग्रेट हो जाते हैं, वहां पर एग्स देने के लिए, अंडे देने के लिए मोस्टली। ठीक है, क्यों? वहां पर ही का एरिया में वो क्लाइमेट में वो लोग सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है, और अंडा को सेव करके रखना, उसको गर्म वगैरह करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, बट जिसकी वजह से बच्चे का जन्म होता है एक बर्ड्स का। ठीक है, तो वो सब चीज के लिए वो लोग बहुत दूर जाते हैं कि भाई जहां पर अपने लिए सुटेबल कंडीशन है वहां पर जाके रहेंगे, यहां नहीं रहेंगे। ठीक है, दे फ्लाई फार फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। कभी भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो भी इनहॉस्पिटेबल मतलब रहने लायक नहीं रहता उनके लिए। ठीक है, तब वो लोग क्या करते हैं, अंडे देने के लिए बहुत दूर वो लोग जहां पर नेचुरल हैबिटेट रहेगा उनके लिए, वहां पर ही वो लोग चले जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। सारे बर्ड्स नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मेरे पड़ोस में एक मुर्गी थी, वो अपने घर से माइग्रेट होके हमारे घर आती थी, अंडा देती थी, चले जाते, तो वो एक माइग्रेटरी बर्ड नहीं हुई बाबू। ठीक है, तो छोटा मोटा एरिया बगल से पड़ोसी में कूदना वो माइग्रेशन नहीं है, बहुत दूर 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 जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं माइग्रेटरी बर्ड। सारे के सारे नहीं जा सकते, सारे इतना लंबा उड़ नहीं सकते। ठीक है, कुछ देर ही उड़ पाएंगे। मोस्टली माइग्रेटरी बर्ड्स देखना ग्रुप वगैरह मिलेंगे तुमको। ठीक है, वो लोग उड़ते रहते हैं मस्त, पूरा ऐसे ऊपर उड़ जाएंगे, आराम से पंख खोल दिए, चलते रहो बेटा, चलते रहो चलते रहो। और इनका उड़ने का बहुत सारा फिजिक्स भी होता है। ठीक है, देखना तुमको ऐसे ऐसे करके बर्ड्स मिलेंगे उड़ने के लिए, जो लंबा जाते हैं ना वो ऐसे करके उड़ते हैं। ठीक है, आसपास का पंखों से उनको हवा का एक टाइप से प्रोटेक्शन मिलता है, टाइप से यहाँ से हवा रहा है इसको दे रहा है, बहुत कम, थोड़ा कम मेहनत में, कम एनर्जी में वो लोग ज़्यादा दूर तक उड़ पाते हैं। बहुत सारा सिस्टम रहता है। ठीक है, चलो, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अरे वाह, हम तो कूट कूट के चाहते हैं कि रिसाइकल करो। ठीक है, इसलिए अब तो मैं ऑनलाइन पढ़ाने लगा, तो बच्चे भी चाहते ही होंगे कूट कूट कर रिसाइकल करो, मतलब कि बचाओ पेपर को, पेड़ को बचाओ। क्या बोला देखो, पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। पेपर जो है 5 से 7 बार रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, तो इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन अ डे, वी कैन मैनी ट्री इन ईयर, वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर। अरे भाई, हम तो चाहते हैं कि बाबा पढ़ाओ मत, क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम वगैरह मत लो, ऐसे ही बहुत सारे ट्रीज बच जाएंगे, है ना, चाहते हो ना। कुछ नहीं, इसमें एक सिस्टम ले आओ, टैबलेट, टैब रहता है ना, ऐसा वाला टैब, देखो ऐसा वाला टैब एक ले आओ, इसी में पढ़ाई लिखाई करो, सब कुछ इसी में, पेपर का झमेला ही खत्म, एग्जाम भी इसी में दो सालों, सारा टेंशन खत्म। क्या जरूरत है इतना सब ज्ञान देने का, रिसाइकलिंग होगा, ये होगा, हटाओ सालों, इतना मॉडर्न हो गया, टेक्नोलॉजी आ गया, सबको हटाओ, टैबलेट में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। मम्मी को बोलो, पापा को बोलो, एक एक टैबलेट ला के दो, हम पेड़, मतलब कि पेड़ पौधे बचाएंगे, जंगल बचाएंगे, है ना। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज
but also save energy and weather needed for manufacturing paper। बताया गया है कि अगर तुम पेपर बचाते हो तो उससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पेपर नहीं बचाओगे, बहुत सारे ट्रीज को बचाओगे और उसके लिए जो एनर्जी वगैरह रहता है उसको बचाओगे, केमिकल्स वगैरह जो यूज़ होता है उससे थोड़ा सा बचोगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें, एनर्जी वगैरह बचाओगे, सेव एनर्जी बचाओगे, वाटर नीडेड उसके लिए वाटर भी ज़रूरत पड़ता है वो भी बचाओगे, मैन्युफैक्चरिंग पेपर का मैन्युफैक्चर में वाटर वगैरह और एनर्जी वगैरह लगता है ना, वो सब बचा लोगे, ट्रीज भी बचाओगे ही, ट्रीज तो बचाओगे ही, ठीक है। अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस। पेपर मतलब कि पेपर बनाने में ना हार्मफुल केमिकल्स वगैरह यूज होता है, उससे भी बचाओगे। इसके क्या है ना, इसके हमारे, मैं एक्चुअली जहाँ से रहता हूँ वहाँ सामने में करीब 10-12 किलोमीटर में एक पेपर मिल था, बहुत पहले था, उस एरिया का नाम ही पड़ गया था पेपर मिल, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर ही उसी के लिए वर्कर्स वगैरह थे लगे रहते, बहुत सारा था, बहुत बड़ा था वो, ठीक है। तो उस एरिया में ना पेपर मिल जो था उसके सामने में एक नदी था, ईब नदी, नाम सुने होंगे, महानदी का ट्रिब्यूटरी है ईब नदी, ठीक है। ईब नदी में मेरे एक सर थे, केमिस्ट्री के सर थे, वो पीएचडी किए थे उसी के ऊपर, तो वहाँ पर ही उन्हीं का घर मतलब कि ईब नदी के बगल में था एक टाइप से, वो लोग गाँव में रहते थे सर। तो वो लोग जब अपना पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट किए तो वहाँ पे गए, उनको थीसिस लिखना था, किसी के ऊपर रिसर्च करना था, तो किस पे करें उनको पता नहीं, क्या सोचे तब उनको याद आया कि मेरे गांव में ना एक टाइम आता है, एक मंथ, कौन सा मंथ मेरे को याद नहीं, शायद अक्टूबर नवंबर में कभी, बहुत सारे मछली ना वहाँ पे मरे हुए रहते थे। तो वो क्या किए ना, उसी पे थीसिस लिख दिए, उसी पे पीएचडी किए, पूरा एक्सपेरिमेंट किए, कब मरे, क्यों मरे, कैसे मरे, उसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग को स्टोरी सुनाते थे वो सर, ठीक है। तो उसके ऊपर किए थे, तो पता चला जो पेपर मिल का जो केमिकल्स वगैरह होते हैं ना, वो जाते हैं ऑब्वियसली ईब नदी में, वो नदी का पॉल्यूशन, नदी के आस पॉल्यूट हो जाता है, उसका जो केमिकल्स वगैरह था, जिसकी वजह से आसपास के सारे मछली वगैरह मर जाते हैं, है ना। तो मछली वगैरह मर जाते हैं, जिसकी वजह से पता चला, ये तो पूरा मूवी वाला सीन हो गया था, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को पता चला, तो वो पेपर मिल को बंद करा दिया गया। अभी वो बंद है, अब नहीं चलता वो, है ना। चलो अब देखते हैं रीफॉरेस्टेशन के बारे में। डिफॉरेस्टेशन का आंसर होता है रीफॉरेस्टेशन। कौन करता है भाई रीफॉरेस्टेशन? ये आजकल के नौजवान लौंडे हैं साले। ट्री भी बोलता होगा बेचारा पौधा है, भाई हट जा, मैं अच्छा खासा जी रहा था, क्यों आ गए तुम लोग? हैं एक छोटा सा पौधा, उसमें खाली इसमें हाथ घुसेड़ दिए हैं कि हम पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, ससुर के नाती। चलो कोई नहीं, आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? रिस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट्स बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। ठीक है, जो डिस्ट्रॉयड है मतलब जो खत्म हो चुका है, क्या जंगल वगैरह, या फिर अपने आसपास भी लगा सकते हो, वहाँ पर नया नया ट्रीज वगैरह लगाओ। नया नया मतलब कि आसपास बोलते हैं जो जंगल है उसका जो आसपास जो मिला जाता था, पाया जाता है जो पेड़ पौधा, उसी से रिलेटेड लगाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वही लगाते हैं बोलता है। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वेयर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में अगर है जो आसपास जो सेम स्पीसीज रहता है, वही मैंने बोला अभी, सेम स्पीसीज का ही लगाओ, तो अच्छा से वहाँ पर फलेगा फूलेगा सब कुछ होगा, क्योंकि उसका क्लाइमेट जो है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उस स्पीसीज से ज़्यादा रिलेटेड है और उस स्पीसीज को वैसे ही क्लाइमेट चाहिए, है ना। रिफॉरेस्टेशन बाय नेचर, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं बोलता है ये, ठीक है बाबू, नेचर बोलता है बाबू, ठीक है तुम बहुत कटाई वटाई के लिए कोई टेंशन नहीं भाई, तू जा, बस तू चले जा, मैं खुद ग्रो कर लूंगा, कोई एहसान करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं खुद कर लूंगा सब कुछ, तू खाली जा यहां से, तू मेरे को डिस्टर्ब मत कर, वही चीज बोला है, ठीक है। Reforestation by nature. If deforested area is left undisturbed, it reestablish itself, है ना। हम लोग जो बहुत सारा ज्ञान बांटते रहते हैं ना कि पेड़ लगाओ, ये करो वो करो, कोई जरूरत नहीं है भाई, तो कुछ मत कर, तू उसको खाली डिस्टर्ब मत, कुछ कर ही मत वहां पे, वो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट लागू किया गया था कितना 1970 ऐसा कुछ है, ठीक है, देखेंगे आगे। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। एक्ट लागू किया गया था, जो लिविंग मतलब कि जंगल में जो रहते हैं उसके आसपास जो रहते हैं उन लोगों के लिए एक्ट लागू किया गया, ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट
जिसको बोलते हैं हम लोग। तो चलो यहाँ पे तुम लोगों का चैप्टर का समाप्ति हो गया। अब हम लोग देखें कुछ मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज क्वेश्चंस वगैरह कर लो, जिसमें तुम लोगों को मोस्टली रिकैप हो जाएगा और याद रहेगा। क्वेश्चंस वगैरह से ही मोस्टली तुम लोगों का याद रहता है हर चीज। ठीक है, चलो क्या क्या छोटे मोटे क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है सब कुछ, चलो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया कौन से होते हैं, सेंचुरीज वगैरह होते हैं, तुम्हारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व, सब क्या है प्रोटेक्टेड एरिया। तो यहाँ क्या दिया है, फार्मलैंड तो नहीं होगा, सिटी विलेज नहीं होगा, यहाँ पे नेशनल पार्क होगा। इन विच स्टेट इज सतपुरा नेशनल पार्क लोकेटेड। सतपुरा नेशनल पार्क जो है इंडिया के सोच लो सेंटर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंडिया के सेंटर में कौन सा है, मध्य में, मध्य प्रदेश सतपुरा नेशनल पार्क है। ठीक है, विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। अरे यार कोई भी जानता है, टाइगर है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है ना, बताया था मैंने। ओनली जैसे तो कोई चीज है ही नहीं उसमें, ओनली वो लगा, हटा दो। वैरायटी ऑफ, तू कहाँ आ रहा है भाई, हट। वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, विच इंपॉर्टेंट गैस इज प्रोवाइडेड बाय द प्लांट। कोई भी जानता है प्लांट कौन सा इंपॉर्टेंट गैस प्रोवाइड करता है हम लोगों के लिए, क्या होता है, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वेयर इज द डिजर्ट नेशनल पार्क लोकेटेड। भाई देखो इसके बारे में हम लोग पढ़े नहीं है, बट डिजर्ट है ना, डिजर्ट ऑब्वियसली कहां रहेगा, राजस्थान, वहीं पे पाया जाता है ना डिजर्ट। ठीक है, व्हाट इज द मेन थ्रेट ऑफ हंटिंग एंड इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज। मेनली क्या होता है, अगर तुम हंटिंग करते हो या इलीगल कटिंग ऑफ ट्री करते हो तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज ना, स्पेसीज बिकम एक्सटिंक्ट, पॉल्यूशन डिक्रीज, सॉइल बिकम फर्टाइल। नो, स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाएंगे, स्पीसीज जो है वो विलुप्त हो जाएंगे, है ना। चलो, व्हाट इज द मोस्ट व्हाट इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय डिफोरेस्टेशन। सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन होता है डिफोरेस्टेशन में, सॉइल एंड क्लाइमेट, इंडस्ट्रियल स्पोर्ट्स, हाँ सॉइल एंड क्लाइमेट सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। कौन कौन होंगे, सॉइल सबसे ज्यादा, सॉइल इरोजन वगैरह होगा, न्यूट्रिएंट्स मिट्टी बह जाएगा वगैरह, सबसे ज्यादा डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो होगा सॉइल। क्लाइमेट वगैरह तो होता ही है, बारिश वगैरह कभी पूरा खत्म हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा होगा। हाँ चलो, व्हाट वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इसके बारे में पढ़े नहीं है, लेकिन इसको याद रखना, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है हम लोग का इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इसमें से कौन सा है जो विलुप्त हो चुका है। ठीक है, कौन है, डायनासोरस, टाइगर, या डायनासोरस के फूफे का लड़का राइनासोरस, या एलिफेंट, कौन है जल्दी बताओ। ऑब्वियसली फूफे का लड़का तो बाद में आया था, डायनासोरस पहले आया था जो कि विलुप्त हो गया। फूफे का लड़का कौन है, राइनासोरस, है ना, इसलिए छोटा ऐसा। व्हाट इज द रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है, एक रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, अब इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इज कॉल्ड, इलीगल हंटिंग को क्या बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स का, उसको हम लोग बोलते हैं पोचिंग। पोचिंग से याद आया, अभी है कि नहीं पता नहीं, पोचिंकी हम लोग पहले खेलते थे, क्या गेम था यार उसका नाम, अभी भी बहुत चलता है, पोचिंकी उसमें था यार, क्या नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या फायर था, छोड़ो। आजकल बहुत सारे खेलते रहते हैं ना मोबाइल में गेम वगैरह, बहुत सारे वो बंदूक से मारते हैं, नाम याद नहीं आ गया, मैं भूल गया, लेकिन उसमें एक एरिया था पोचिंकी, वहाँ बहुत भीड़ लगता था, हम लोग सारे दोस्त लोग वहीं पे उतरते थे, सब मारते पीटते थे, मजा आता था। तो पोचिंकी में क्या होता है, फायरिंग वगैरह बहुत होता है, किसके लिए, इलीगल हंटिंग के लिए ऑफ एनिमल। ऐसे याद रखना, ये नहीं है पोचिंकी में नहीं होता बाबू, ठीक है, ऐसे याद रखना। पोचिंकी एक जगह था जहाँ पर ही बहुत सारे हंटर्स आते हैं, इलीगल हंटिंग करते हैं, मारते हैं, वहाँ पर ही उनको इलीगली मार देंगे जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स को, और वहाँ से उनका हाथी का दांत वगैरह या फिर किसी का चमड़ी वगैरह, कुछ मेडिकल, बहुत सारी चीज़ ले जाते हैं। तो इलीगल हंटिंग को क्या बोलते हैं, पोचिंग। इलीगल हंटिंग, पोचिंग।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? फार्मलैंड वगैरह विलेज सिटी तो है ही नहीं, छोड़ दो ना यार, बहुत इजी ऑप्शन दिया हुआ है, सुंदरबन है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विच लॉ इज मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ? एक ही तो लॉ दिख रहा है यार, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, 1770 बोला था 1972, एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया, ठीक है। विच प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर? ऑब्वियसली टाइगर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर है ना, प्रोजेक्ट टाइगर, वो सलमान खान वाला टाइगर नहीं बाबू, ये दूसरा प्रोजेक्ट है जहां पर रियल में टाइगर्स को बचाया जाता है। द वर्ड सेंचुरी मीन, सेंचुरी का मतलब क्या होता है? सेफ है ना, अ सेफ प्लेस। विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली पीकॉक है ना। द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। 21 क्या है? सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कटिंग ट्री, ओवर इरिगेशन, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग ऑफ रोड्स। प्लांटेशन ऑफ ट्री, प्लांटेशन ऑफ ट्री करोगे, जितना ज्यादा पेड़ वगैरह लगाओगे उतना सॉइल इरोजन तुम्हारा कम होगा। क्यों? पेड़ के जो जड़ रहते हैं, रूट्स जो होते हैं, वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं और पानी से बहने नहीं देते, पानी को भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, अच्छा ये बन गया क्या? सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड, अच्छा ये तुम्हारा आई थिंक वेस्ट बंगाल में है, उसको पढ़ाया नहीं गया, देख लेना फिर भी, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू इंक्रीज इन रेनफॉल, डिक्रीज इन रेनफॉल, रिडक्शन इन पोल्यूशन। एक्चुअली यहाँ पर ही इसका आंसर है डिक्रीज इन रेनफॉल, बट ये एक्चुअली होता है, तुम्हारा क्लाइमेटिक चेंज हो जाता है ना, तो रेगुलरिटी नहीं होता, इरेगुलरिटी होता है। मोस्टली सूखा पड़ेगा, मोस्टली बारिश नहीं होता बोला जाता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन से बारिश नहीं होता, बट अगर कभी हुआ तो इतना भयानक हो जाएगा तो पूछो मत, ऐसा हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। द मेन कॉजेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मेन कॉज क्या है? ऑब्वियसली पोचिंग एंड हंटिंग, पोचिंग एंड डिफॉरेस्टेशन है ना, मेन कॉज है। व्हाट शुड वी डू टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस? क्या करना चाहिए हम लोग? ऑब्वियसली प्लांटिंग ट्री, क्या बोला यहाँ पे? कट डाउन फॉरेस्ट, स्प्रेड पॉल्यूशन, कंजर्व फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, अच्छा वाइल्ड लाइफ, कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वगैरह है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं तुम्हारा एनसीईआरटी से कुछ है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स बोला है, देखो सारा का सारा तो मैं कराने वाला हूं नहीं, ठीक है, सिर्फ 1 मार्क्स क्वेश्चन में करा देता हूं, बाकी तुम लोग खुद से करना है। A place where animals are protected in their natural habitats is called, क्या होता है वो? बोल सकते हो सेंचुरीज बोलते हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एनिमल्स है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोल सकते हो, है ना, जहां पर ही हैबिटेट्स को बचाया जाता है, नेचुरल हैबिटेट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वो हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पार्टिकुलर एरिया आर नोन एज स्पीसीज, उनको हम लोग बोलते हैं फ्लोरा एंड फोना। स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। वो प्लांट्स के भी स्पीसीज हो सकते हैं और एनिमल्स के भी स्पीसीज हो सकते हैं, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, है ना, क्लाइमेटिक चेंजेस आता है तो वो लोग बहुत दूर चले जाते हैं अपने आप को अपना नेचुरल हैबिटेट्स में रखने के लिए, ठीक है। अब ये कुछ डिफरेंसेस हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, ठीक है, और भी कुछ है, देख लो। तुम लोगों को अगर यहाँ से रिकॉर्ड वगैरह नोट वगैरह करना है तो देख सकते हो, ठीक है। ये है जू के बारे में कुछ जानना है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जानना है, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट फिजिक्स, जो लुप्त होने के कगार में हैं, जो लुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट फ्लोरा एंड फोना, कुछ नहीं है यार, ये सब शॉर्टकट तुम खुद से बना के लिख लोगे अगर समझ गए हो तो, ठीक है। ये कुछ तुम्हारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, एनवायरमेंट, विलेजेस, सिटीज, अर्थ, द नेक्स्ट जनरेशन, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है, लिखना है यहाँ से लिख सकते हो बाबा तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन विलेजेस, ये सब के बारे में नोट्स वगैरह दिया हुआ, जो अभी क्वेश्चन था ना, सारा नोट्स वगैरह दिया हुआ है, तुम लोग चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो। 25 ये सब वही है, देख लो सबका आंसर्स है।
4 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी का, ये 5 नंबर आंसर है एनसीईआरटी का। चलो 27, इसको चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज एंड वगैरह वगैरह देख लेना। 29, 7, 8 इसको देख सकते हो। 29, 30 खत्म हो चुका है। ठीक है, और भी 1-2 क्वेश्चन था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना काफ़ी है। अगर तुमको चाहिए तो लिख सकते हो, अदरवाइज खुद से बना के लिखो, सबसे बेस्ट है। ये सबको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है पूरा का पूरा। आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, बाकी जाओ पढ़ाई करो। धन्यवाद।